जय हिंद साथियों। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम इस चैनल पे डेली एमसीक्यू सीरीज़ को देखते हैं जो कि पॉलिटी का होता है, और उसके साथ साथ हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के साथ साथ इसके हम एमसीक्यू भी देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे देख सकते हो कि एडजर्नमेंट मोशंस के ऊपर, ठीक है, व्हीप इन पार्लियामेंट, कट मोशंस के ऊपर उसके टैप्स को भी पढ़ेंगे, सेक्युलरिज्म्स के एमसीक्यू भी देखेंगे और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। ठीक है, पॉकेट वीटो उसके टैप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर, फ्लोर टेस्ट, जीरो हावर, सेंसर मोशंस, मनी बिल। तो हम इस प्रकार के टॉपिक्स को पढ़ेंगे भी, अच्छा से समझेंगे भी, और उसके साथ साथ हम उसके एमसीक्यू को भी देखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो आज हमारा पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ का 32वां दिन है। कितना? 32nd डे। अगर आप लोग इससे पहले के सीरीज़ को नहीं देखे होंगे तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके इसके पहले के सीरीज़ को, सारे सीरीज़ को देख सकते हैं। उससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। आप आज का फर्स्ट क्वेश्चन है एडजर्नमेंट मोशंस इज रिलेटेड टू। तो एडजर्नमेंट मोशन जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड होता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस में, सबसे पहले समझो कि एडजर्नमेंट मोशंस का मतलब क्या होता है। एडजर्नमेंट मोशंस मतलब जैसे कि कोई नॉर्मल मुद्दा जो है वो पार्लियामेंट में डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इस नॉर्मल मुद्दा को रोक करके जो है ना वो किसी अर्जेंट मुद्दा पे बात हो, तो उसके लिए जो है ना वो एडजर्नमेंट मोशन जो है वो लाया जाता है पार्लियामेंट में। ठीक है, किसी अर्जेंट मुद्दा, जैसे कि हमारे देश में कहीं पे रेलवे एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, रेल एक्सीडेंट हो गया, तो उस मुद्दा पे बात करने के लिए, रेल एक्सीडेंट पे, तो उसके लिए जो है ना वो पार्लियामेंट में क्या लाया जाता है? तो पार्लियामेंट में जो है उसके लिए एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है, यानी वहाँ पे नॉर्मल मुद्दा जो बात होता है उसको रोक दिया जाता है और वहाँ पे विशेष मुद्दा पे जो है वो चर्चा किया जाता है। ठीक है, तो इस आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो कि एडजर्नमेंट मोशंस क्या होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं, इसके आगे भी हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो ऑप्शंस में, तो ये क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ऐसा होता है क्या? अभी हम समझाएं क्या? तो डिस्कशन ऑन अर्जेंट पब्लिक मैटर, इलेक्शंस कमीशन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो इसका राइट आंसर आप लोग दे दोगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डिस्कशंस ऑन अर्जेंट पब्लिक मैटर जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे समझो कि लोकसभा का नॉर्मल काम रोक करके जो है ना किसी बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट इशू पर तुरंत जो है वो चर्चा करना होता है, तो उसके लिए जो है ना एडजर्नमेंट मोशन जो है वो लाया जाता है। ठीक है, हम इसको इंग्लिश में भी आगे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, ये सब तब यूज होता है जब कोई गंभीर और तुरंत ध्यान देने वाली नेशनल इशूज हो, तब वहाँ पे जो है वो एडजर्नमेंट मोशंस को लाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, एंड एडजर्नमेंट मोशन इज ए पार्लियामेंट्री डिवाइस यूज टू इंटरप्ट द नॉर्मल बिजनेसेस ऑफ द लोकसभा टू डिस्कस ए डिफिनिट अर्जेंट मैटर और पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि एडजर्नमेंट मोशंस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि एक एग्जाम्पल के साथ समझ लो कि मान लो कि देश में कोई एक बड़ा रेलवे एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, ये किसी स्टेट को लॉ एंड ऑर्डर का सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो अपोजिशन जो है ना, अपोजिशंस बोलते हैं ना कि यहाँ पे जो है ना ये बहुत ही सीरियस मैटर है, तो इसके ऊपर जो है ना तुरंत क्या होना चाहिए? तो डिस्कशन होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या लाया जाता है? तो एडजर्नमेंट मोशन जो है वो वहाँ पे पार्लियामेंट में लाया जाता है। अगर स्पीकर परमिशन दे देता है ना, तो उस दिन जो है ना जो नॉर्मल डिस्कशंस होता है उसको क्या होता है? तो उसको रोक दिया जाता है। और लेकिन स्पीकर का जो है ना परमिशन जरूरी है, या ध्यान रखना कि स्पीकर का परमिशन जो है वो एडजर्नमेंट मोशंस में ज़रूरी है। ठीक है, और वहाँ पे फिर नॉर्मल जो डिस्कशंस होता है उसको रोक दिया जाता है और फिर सीरियस जो मुद्दा होता है उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है। ठीक है, सिर्फ उस अर्जेंट मैटर पर ही डिस्कशन होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो होता है वो कहाँ पे होता है? तो लोकसभा में होता है, ना कि राज्यसभा में। ठीक है, रिक्वायर्स स्पीकर का परमिशन जो है वो रिक्वायर्ड होता है। नीड सपोर्ट्स, इसके लिए कम से कम सपोर्ट कितने लोगों की ज़रूरत पड़ता है? तो कम से कम 50 MP की ज़रूरत पड़ता है रिक्वायर्ड सपोर्ट्स की। ठीक है, डिस्कसेस ए स्पेसिफिक एंड अर्जेंट इशू, और वहाँ पे एक अर्जेंट इशू पे ऊपर जो है वो डिस्कस किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
तो आज का सेकेंड क्वेश्चन है, द टर्म व्हीप इन पार्लियामेंट रिफर्स टू। जो व्हीप टर्म है ना पार्लियामेंट में, वो किस चीज़ से रिलेटेड है? व्हीप टर्म, ठीक है, व्हीप इन पार्लियामेंट, ठीक है। हम इसके बारे में समझाते हैं पहले। तो समझो कि व्हीप इन पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो व्हीप इन पार्लियामेंट मतलब, मान लो सरकार को जो है ना कि एक बिल लाना है, सरकार को एक बिल लाना है, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो मेंबर्स की कंसेंट की आवश्यकता होता है ना। मान लो उसके लिए जो है वो कम से कम उसके लिए जो है वो कम से कम 200 मेंबर्स की आवश्यकता है किसी बिल को पास करने के लिए, ठीक है, मान लो, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सारे मेंबर्स जो है वहाँ प्रेजेंट रहें, तब तो वोट करेंगे ना। तो प्रेजेंट रहने के लिए ही यहाँ पे यूज़ किया जाता है पार्लियामेंट में कि व्हीप इन पार्लियामेंट। क्या यूज़ किया जाता है? तो व्हीप इन पार्लियामेंट जो है ना वो यूज़ किया जाता है टर्म, ठीक है। किसके लिए? ताकि अगर हमें बिल पास कराना हो तो वहाँ पे मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट रहे, ताकि उसके पक्ष में जो है वोट मिले, तब तो बिल पास होगा ना। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है व्हीप इन पार्लियामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? यहाँ पे देखो अब, बजट प्रपोजल से है क्या? पार्टी डिसिप्लिन्स ऑर्डर टू मेंबर्स। हाँ, तो ये क्या करता है? तो ये डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, ठीक है। पार्टी के डिसिप्लिन को क्या करता है? तो मेंटेन करने का काम करता है। जुडिशियल ऑर्डर तो होगा नहीं, स्पीकर रूलिंग होगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पार्टी डिसिप्लिन ऑर्डर टू मेंबर्स, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पार्टी डिसिप्लिन ऑर्डर्स टू मेंबर्स। एग्जाम्पल्स के साथ अगर सिंपल एक्सप्लेनेशन करें, पॉलिटिकल पार्टी गिव्स ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस टू इट्स एमपी एमएलएज दैट। तो क्या पॉलिटिकल पार्टी कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं? तो ताकि वो प्रेजेंट रहे, हाउस में प्रेजेंट रहे, ताकि कोई बिल जो है वो पास कर सके, ठीक है। विच बिल टू वोट और अगेंस्ट, अगर मेंबर्स प्रेजेंट रहेंगे तब तो वोट करेंगे, उसके अगेंस्ट में या फिर उसके पक्ष में, ठीक है। दिस इज डन बाय मेंटेन पार्टी डिसिप्लिन। तो व्हीप इन पार्लियामेंट जो है वो क्या करता है? तो ये डिसिप्लिन को मेंटेन करने का काम करता है पार्लियामेंट में, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ समझ सकते हैं। इफ़ एन इम्पॉर्टेंट बिल इज़ अबाउट टू बी वोटेड ऑन इन लोकसभा, अगर कोई इम्पोर्टेंट बिल के ऊपर लोकसभा में वोट करना हो, तो देन पार्टी टेल्स इट्स एमपी एवरीवन प्लीज़ बी प्रेजेंट टुमारो। तो उसके लिए जो है वो क्या ज़रूरत पड़ता है? तो सब मेंबर्स को जो है वहाँ प्रेजेंट रहने की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। एंड वोट इन सपोर्ट ऑन द बिल, और बोला जाता है कि उस बिल के सपोर्ट में जो है ना वोट करे, ठीक है। दिस इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड व्हीप। इसी इंस्ट्रक्शन को क्या कहता है? तो व्हीप कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल्स में, सिंपल भाषा में दिया गया है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसका एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे समझाया गया है। अगर कोई लोकसभा में एक इम्पोर्टेंट बिल पर वोटिंग होने वाली है, तो पार्टी अपने एमपीज़ को बोलती है, क्या बोलती है? सब लोग कल प्रेजेंट रहेंगे और बिल को सपोर्ट में वोट करेंगे, ठीक है। तो यही इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाता है? तो व्हीप कहलाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। आज का थर्ड क्वेश्चन, कट मोशन इज रिलेटेड टू। कट मोशन जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ऑप्शन में पहले देख लो, हम उसके बाद यहाँ पे बताएंगे कट मोशंस क्या होता है। रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, रिडक्शन ऑफ बजट डिमांड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एडजर्नमेंट ऑफ हाउस। तो यहाँ पे समझो पहले कट मोशंस का मतलब क्या होता है। तो कट मोशंस मतलब, मान लो एक सिंपल भाषा में कि तुम अपने पापा से मांगे कितना? 10,000 रुपये, ठीक है। 10,000 रुपये मांगे, ठीक है। लेकिन पापा बोले कि तुम 10,000 नहीं 5,000 से काम चलाओ, ठीक है, 5,000 से कम चलाओ। तो यही पार्लियामेंट में होता है ना कि सरकार जो है ना वो पैसा मांगती है, सरकार जो है वो पैसा मांगती है, ठीक है। तो वो जितना मांगती है ना, सरकार जितना पैसा मांगती है उससे कम पैसा दिया जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? तो कट मोशंस कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो देखो, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, तो रिमूवल प्रेसिडेंट होगा क्या? नहीं होगा। रिडक्शन ऑफ बजट डिमांड क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एडजर्नमेंट ऑफ हाउस, ये तो होगा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रिडक्शन ऑफ बजट डिमांड जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोले कि बजट में कटौती करना ही क्या कहलाता है? तो कट मोशंस कहलाता है। यानी जितना तुम पैसा मांग रहे हो उतना नहीं मिलेगा, यानी उससे कम पैसा मिलेगा, उसी को क्या कहते हैं? तो कट मोशंस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा, रिडक्शन ऑफ बजट डिमांड। कट मोशंस का मतलब होता है कि सरकार जितना पैसा मांग रही है ना उसको कम करके ही
देना ही क्या कहलाता है, तो कट मोशंस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ समझ लो अच्छे से। ठीक है, मान लो घर में पापा बोलते हैं कि इस महीने शॉपिंग के लिए जो है वो 10,000 लगेंगे। ठीक है, तब घर का कोई मेंबर बोलता है कि 10,000 नहीं 7,000 में कर लो तुम शॉपिंग। ठीक है, बस वही क्या होता है, तो वही होता है कट मोशंस। ठीक है, बस वही पार्लियामेंट में होता है। सरकार पैसे मांगती है बजट में, एमपी बोलते हैं कि इतना पैसा क्यों, थोड़ा कम कर लो, उसी को क्या कहते हैं, तो कट मोशंस कहते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो एक कट मोशन इज प्रपोजल मेड बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द लोकसभा टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट्स इन द बजट। ठीक है, इट इज़ वे टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट स्पेंडिंग और पॉलिसीज़। तो ये किस लिए, तो गवर्नमेंट, ये तरीका क्या है, तो ये गवर्नमेंट को जो है ना स्पेंडिंग को क्रिटिसाइज करने का और पॉलिसीज़ को जो है वो क्रिटिसाइज करने का तरीका है। ठीक है, यहाँ पे और इजी एग्जांपल में दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम देखते हैं इसके बारे में, तो इसका टाइप्स भी होते हैं मोशंस के। ध्यान रखना कि इसके 3 टाइप्स होते हैं, बस इतना ध्यान रखना कि इसके कट मोशंस के जो है वो 3 टाइप होते हैं, पॉलिसी कट मोशंस, इकोनॉमिक कट मोशंस, टोकन कट मोशंस। तो ये जो है वो किसके टाइप होते हैं, तो कट मोशंस के जो है वो टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेक्युलरिज्म्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशंस मीन्स, तो हमारे संविधान में जो है वो सेक्युलरिज्म्स का मतलब क्या होता है, तो पहले ऑप्शंस को देखो, उसके बाद हम समझेंगे कि सेक्युलरिज्म्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, हम सब चीज़ समझेंगे, यहाँ पे ध्यान दो। स्टेट हैज़ ऑफिशियल रिलीजन्स, क्या स्टेट के पास ऑफिशियल रिलीजन्स की बात करता है सेक्युलरिज्म। स्टेट अपोजेज रिलीजन्स, स्टेट अपोज करता है क्या रिलीजन्स को लेकर के। इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, तो रिलीजन्स कंट्रोल्स स्टेट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। सबसे पहले समझ लो कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, क्या होता है सेक्युलरिज्म का मतलब। ठीक है, तो सेक्युलरिज्म का मतलब यहाँ पे बोला जाता है भारत में कि इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, यानी कि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। यानी यहाँ पे सभी धर्म को जो है ना वो इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगा और कोई भी भेदभाव जो है ना वो धर्म के साथ नहीं किया जाएगा, धर्म को लेकर के जो है वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, सभी रिलीजन्स का इक्वल रिस्पेक्ट ही करना क्या कहलाता है, तो सेक्युलरिज्म कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपल एक्सप्लेनेशंस के रूप में यहाँ समझो कि सेक्युलरिज्म का मतलब, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी यहाँ समझो। ठीक है, हम यहाँ पे सेक्युलरिज्म को नहीं समझते बल्कि इससे रिगार्डिंग बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते थे इससे, तो हम उन सब को भी समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे देख सकते हो, द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन्स, गवर्नमेंट्स के पास क्या कोई ऑफिशियल रिलीजन है कि क्या, कोई ऐसा रिलीजन जिसको मतलब ऐसा हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है ना, किसी धर्म को जो है वो मैक्सिमम प्रायोरिटी दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई भी कहीं भी हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है, नहीं तो ऐसा नहीं होता कि जो कि भीमराव अंबेडकर जो आज हमारे संविधान को लिखे हैं ना, वो भी एक दलित समुदाय से आते थे और उन्होंने जो है वो हमारे पूरे संविधान को लिखा। ठीक है, जिसको आज भी हम लोग उसी को मानते हैं। ठीक है, तो हमारे संविधान में कहीं भी जो है वो सेक्युलर यानी किसी भी धर्म के साथ जो है भेदभाव ना करने के लिए बताया गया है। ठीक है, द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली, यानी सभी धर्म को इक्वली ट्रीट किया जाए, तो ये हमारे संविधान में लिखा गया है। एवरीवन हैज़ फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन्स, इंडिया फॉलोज, क्या फॉलो करता है, तो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को, विच मीन्स अ स्टेट रिस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन्स इंस्टेड ऑफ सेपरेटिंग कम्प्लीटली फ्रॉम रिलीजन्स। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। द वर्ड सेक्युलर जो है ना हमारे संविधान में, हमारे प्रियम्बल में जो ऐड किया गया था सेक्युलर वर्ड, वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1926 में ऐड किया गया था। ठीक है, सेक्युलरिज्म जो है ना वो किसका पार्ट है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि सेक्युलरिज्म जो है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब समझते होगी कि बेसिक स्ट्रक्चर हो गया तो इसमें मतलब हमारा पार्लियामेंट जो है ना अगर वो बदलना चाहे सेक्युलरिज्म को, अगर वो धर्मनिरपेक्षता के ऊपर कोई टिप्पणी करना चाहे ना तो वो नहीं कर सकता है, यानी किसी भी प्रकार से जो है ना वो उसे बदल नहीं सकता, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड करता है, इसमें पार्लियामेंट का कोई हाथ नहीं होता है। ठीक है,
ये हमारे कहाँ पे बताया गया था, तो केशवनंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में बताया गया था बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। और ध्यान दो, इन द फेमस केस केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला द सुप्रीम कोर्ट सेड पार्लियामेंट जो है ना, पार्लियामेंट जो है वो उसके पास जो है ना वो अमेंडमेंट करने का पावर होता है। पार्लियामेंट के पास क्या होता है, तो अमेंडमेंट करने का पावर होता है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया था किसमें, केशवनंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में, ठीक है। 1926 का केस है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, और बेसिक स्ट्रक्चर्स को पार्लियामेंट जो है वो नहीं चेंज कर सकता है। और पार्लियामेंट को संविधान में संशोधन करने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है, ये बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि वेयर डज सेक्युलरिज्म कम इन, तो सेक्युलरिज्म जो है ना वो कहाँ से आया था, तो देखो सेक्युलरिज्म जो है वो एक केस था एसआर बोमे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसमें जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि सेक्युलरिज्म जो है वो क्या है, सेक्युलरिज्म जो है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। किसका, तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये हमारे संविधान के एसआर बोमे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में केस में बताया गया था, ठीक है। सेक्युलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस मीन्स द गवर्नमेंट कैनॉट मेक इंडिया ए रिलीजियस स्टेट, गवर्नमेंट नहीं बना सकती है कोई, मतलब कोई भी रिलीजियस, कोई भी धर्म को जो है वो मैक्सिमम प्रायोरिटी जो है वो नहीं दे सकती है, ठीक है। पार्लियामेंट कैनॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिमूव सेक्युलरिज्म्स, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द टर्म पॉकेट वीटो, जो टर्म है पॉकेट वीटो जो है वो किस चीज़ से रिफर करता है, पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है, तो पॉकेट वीटो का मतलब यानी प्रेसिडेंट के पास किसी भी बिल को पास कराने के लिए क्या होता है, तो प्रेसिडेंट की कंसेंट आवश्यक होता है, प्रेसिडेंट का जो है वो सहमति आवश्यक होता है ना। तो पॉकेट वीटो बताता है कि यहाँ पे कोई भी बिल जो है ना, कोई भी बिल प्रेसिडेंट के पास अगर आ रहा है ना, तो प्रेसिडेंट जो है ना उस बिल को जो है वो क्या कर सकती है, तो उसे रोक सकती है, वो रोक सकती है। प्रेसिडेंट जो है वो कितना भी समय तक जो है ना उस बिल को रोक सकती है, उसको सहमति नहीं देगी, मतलब उसके ऊपर जो है ना वो अपना साइन नहीं करेगी, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं कि पॉकेट वीटो। कब तक नहीं करेगी, तो इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो उसी को हम कहते हैं पॉकेट वीटो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होगा, इसका राइट आंसर तो समझो, प्रेसिडेंट रिजेक्टिंग ए बिल, प्रेसिडेंट क्या रिजेक्ट कर देती है बिल को, रिजेक्ट का बात ही नहीं करती है, ठीक है। ये कहती है कि रोक के हम रख देंगे बस, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, प्रेसिडेंट डिलेइंग ए बिल इनडिफिनेटली, यानी क्या प्रेसिडेंट कब तक रोकती है बिल को, जो है वो कब तक रोक सकती है, तो इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। रिटर्निंग ए मनी बिल, तो क्या रिटर्न करती है मनी बिल को, मनी बिल का बात ही नहीं हो रहा है, ठीक है। डिसॉल्विंग लोकसभा, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्रेसिडेंट जो है वो डिले कर सकती है बिल को, ठीक है। कब तक डिले कर सकती है, तो इसके बारे में कोई भी नहीं बताया गया, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो एक हमारे पास प्रेसिडेंट थे, जेल सिंह नाम का एक प्रेसिडेंट थे, जो कि उसे पॉकेट वीटो को जो है ना, ही इज़ नॉन फॉर यूजिंग द पॉकेट वीटो, तो उसे जाना जाता है ना कि ये पॉकेट वीटो को जो है ना वो मस्त यूज़ करते थे, ठीक है। कौन, तो जेल सिंह जो थे वो 7th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उसे जो है वो पॉकेट वीटो को यूज़ करने वाला के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम यूज़ करते थे पॉकेट वीटो को। ही वाज द फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट थे, ये क्या थे, तो ये फर्स्ट जो था वो सिख प्रेसिडेंट थे भारत के, ठीक है। कौन, जेल सिंह, ठीक है, 7th प्रेसिडेंट थे, ध्यान रखना। वाई इज़ ही फेमस फॉर इट, तो देखो जेल सिंह जो थे वो फेमस क्यों थे, इन 1986 ही डिड नॉट गिव एसेंट टू द इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल, यानी एक बिल था इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल जो था, इसको जो है वो किसी प्रकार से जो है वो क्या करते थे, तो इसको रोक के रख दिए थे, ठीक है। इसको कंसेंट नहीं दिए थे, इंस्टेड ऑफ गिविंग और रिजेक्टिंग इट ही केप्ट द बिल पेंडिंग, उसको पेंडिंग में डाल के छोड़ दिए थे। तो कौन थे, जो जेल सिंह, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पॉकेट वीटो, इसी को क्या कहता है, तो पॉकेट वीटो कहता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि पॉकेट वीटो क्या होता है, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो कब तक बिल को रोक सकती है, तो इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो इसके बारे में जो है बताया था पॉकेट वीटो में, ठीक है। पॉकेट वीटो का मतलब यहाँ समझ लो, द प्रेसिडेंट नाइदर साइंस और रिजेक्ट ए बिल, ना तो रिजेक्ट कर सकती है, ना तो रिजेक्ट करने के बारे में बता सकती है, और ना ही साइन करने के बारे में, ठीक है। उसे कोई पूछ नहीं सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट कीप्स ए बिल पेंडिंग ऑन एन अनलिमिटेड टाइम, तो अनलिमिटेड टाइम तक जो है वो बिल को पेंडिंग में डाल सकती है, ठीक है। दिस इज नो टाइम लिमिट फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रेसिडेंट एक्ट ऑन एन ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि और
सबसे पहले समझ लो कि वीटो के जो टैप्स होते हैं वो 3 टैप्स होते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो, ठीक है। तो ये 3 टैप होते हैं। और आपको समझ में आ गया होगा कि पॉकेट वीटो क्या होता है। यहाँ पे समझो कि एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो मतलब प्रेसिडेंट जो है वो ना बिल को जो है ना वो कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देती है, ठीक है। कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देना ही उसे कहता है एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता, ठीक है। द बिल डज नॉट बिकम ए लॉ, और फिर क्या होगा, तो लॉ नहीं बनेगा। अगर प्रेसिडेंट ही उस बिल को रिजेक्ट कर देगी तो उसे क्या, उससे लॉ नहीं बनेगा, ठीक है। और सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, सो देखो प्रेसिडेंट रिटर्न से बिल, प्रेसिडेंट जो है ना वो बिल्स को रिटर्न कर सकती है, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो में प्रेसिडेंट जो है बिल को रिटर्न कर सकती है पार्लियामेंट फॉर रिकन्सिडरेशन, पार्लियामेंट को फिर से भेज सकती है ताकि उसको फिर से जांच के भेजे, ठीक है। यानी एक बार और फिर जो है वो उसे पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा उस बिल को, ठीक है। ये पार्लियामेंट पासेस इट अगेन, अगर पार्लियामेंट से फिर पास हो जाता है ना तो प्रेसिडेंट को फिर जो है ना उसे साइन करना जरूरी पड़ जाता है। फिर उसको प्रेसिडेंट जो है वो घुमा नहीं सकती है, एक बार घुमा सकती है, ठीक है। तो नॉट एप्लीकेबल टू मनी बिल्स, ये जो है एप्लीकेबल नहीं है मनी बिल्स के लिए, ठीक है। मनी बिल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखना। तो अभी हम समझ लिए क्या, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो को हम अच्छे से समझ लिए। तो यहाँ पे दिए गए है उसके बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रोटेम स्पीकर इज अपॉइंटेड टू, प्रोटेम स्पीकर जो है वो अपॉइंट किया था किसके द्वारा, तो प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा अपॉइंट किया था। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, यानी टेम्प्रोरी रूप से जो स्पीकर बनाया जाता है ना, जब स्पीकर हमारे पार्लियामेंट में ना हो तो उसके लिए जो है ना प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है उस समय, ठीक है। तो वो जो है वो अपॉइंटेड जो है वो किस लिए किया जाता है, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर जो है वो अपॉइंटेड किस लिए किया जाता है, तो कंडक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, क्या कंडक्ट कराने के लिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, नहीं। प्रिसाइड ओवर लोकसभा टेम्प्रोरी, तो प्रिसाइड करने के लिए लोकसभा को टेम्प्रोरी रूप से, हाँ। अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर, ये सब तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिसाइड करने के लिए किसको, तो लोकसभा को प्रिसाइड कौन करता है, लोकसभा को प्रिसाइड स्पीकर करते हैं, ठीक है। तो अगर स्पीकर ना हो तो उसके जगह पे जो है ना वो टेम्प्रोरी रूप से प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि ए प्रोटेम स्पीकर इज अपॉइंटेड टेम्प्रोरी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो टेम्प्रोरी लोकसभा स्पीकर जो है वो प्रोटेम स्पीकर के रूप में जो है अपॉइंट किया जाता है। तो ये किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो यहाँ पे देखो द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द सीनियर मोस्ट मेंबर्स, जो कि सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं एज ए प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। सीनियर मोस्ट मेंबर जो होते हैं उसको प्रेसिडेंट जो है वो एज ए प्रोटेम स्पीकर के रूप में जो है वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है। आफ्टर जनरल इलेक्शंस बिफोर द रेगुलर स्पीकर इज इलेक्टेड, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। टर्म फ्लोर टेस्ट इज रिलेटेड टू, फ्लोर टेस्ट जो है ना वो टर्म किस चीज़ से रिलेटेड है, तो पहले समझ लो कि फ्लोर टर्म टेस्ट का मतलब क्या होता है। अगर फ्लोर टेस्ट समझ में आ गया तो यहाँ का आंसर जो है वो आसानी से दे सकते हो, ठीक है। तो फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है कि मान लो सरकार जो है ना, रूलिंग पार्टी जो है ना, रूलिंग पार्टी को हमेशा जो है ना उसे दिखाना पड़ता है कि हम सत्ता में हैं, तो उसके लिए जो है ना वो सरकार को मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स को प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना वो विपक्ष जो है वो फ्लोर टेस्ट जो है वो टेस्ट करती है, ठीक है। सरकार को अपने मेजॉरिटी को जो है वो सिद्ध करना पड़ता है बार बार, ठीक है, ताकि सरकार जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ना पास हो जाए। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होता है, सरकार गिर जाती है, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना वो फ्लोर टेस्ट किया जाता है, ताकि देखा जाता है कि सरकार जो है वो सरकार के पक्ष में मेंबर तो है ना, उसके लिए जो है फ्लोर टेस्ट लाया जाता है, ठीक है। इसके लिए हमारे पार्लियामेंट में आने की लोकसभा में भी और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी आने की स्टेट में भी जो है वो फ्लोर टेस्ट को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। यानी एक बार पीएम के लिए और सीएम के लिए दोनों के लिए जो है फ्लोर टेस्ट का टर्म जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखो बजट अप्रूवल, तो क्या बजट अप्रूवल के लिए होता है टेस्टिंग मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, क्या टेस्ट किया जाता है मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स को इन द हाउस, जुडिशियल रिव्यू, इलेक्शन कमीशन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से सुने होगे तो इसका आंसर आसानी से दे दोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टेस्टिंग मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स इन द हाउस, देखो हम इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए फ्लोर टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक वेदर द गवर्नमेंट हैज़ मेजॉरिटी सपोर्ट, तो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स गवर्नमेंट के पक्ष में है, तो ये टेस्ट करने के लिए जो है ना वो
फ्लोर टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, इन द लेजिस्लेटिव हाउस में भी, यानी लोकसभा में भी, और कहाँ पे, तो द चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर टू प्रूव मेजोरिटी बाय वोटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ठीक है। फ्लोर टेस्ट को टेस्ट किया जाता है ताकि मेजोरिटी ऑफ द मेंबर जो है उसके पक्ष में है या नहीं, तो ये चीज़ को टेस्ट किया जाता है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये प्रिवेंट्स करता है मिसयूज ऑफ पावर को, ये रोकता है क्या, मिसयूज ऑफ पावर होने से, ठीक है। इट इंश्योर्स डेमोक्रेटिक मेजोरिटी रूल, ये हमारे डेमोक्रेटिक मेजोरिटी रूल को जो है वो सुनिश्चित करता है, ठीक है। इट इम्पोर्टेंस वॉज क्लियरली एम्फेसाइज इन द केस, ये हमारे केस में बताया गया था, तो एसआर बोमे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी जो है इसके बारे में बताया गया था, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द टर्म जीरो हावर रिफर्स टू, द जीरो हावर जो है ना वो पार्लियामेंट का सेशंस का एक टर्म है, ठीक है, यानी पार्लियामेंट जो है वो सेशंस जब चलता है तो वो टाइम में डिवाइड होता है कि इतना टर्म में मतलब इतना टाइम में जो है ना वो इस मुद्दे पे बात होगा, इस मुद्दे पे बात होगा, इस मुद्दे, तो अलग अलग जो है वो ना टाइम डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो उसी में से जीरो हावर जो है ना वो इसका भी एक घंटा का टर्म होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन हावर होता है टाइम इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन हावर, तो क्या क्वेश्चन हावर के बाद का टाइम होता है, मिड नाइट सेशन होता है, या इमरजेंसी डिस्कशन होता है, तो क्या होता है, क्वेश्चन हावर तो होता नहीं है, ठीक है। तो हमने बताया क्या, टाइम इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन हावर, क्वेश्चन हावर के बाद का जो टाइम होता है ना उसी को हम कहते हैं क्या, जीरो हावर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीरो हावर इज़ द टाइम इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन हावर इन द पार्लियामेंट, यानी कि वो समय जो कि क्वेश्चन हावर के बाद जो समय आता है ना उसको क्या कहते हैं, तो जीरो हावर कहते हैं। इट इज़ यूजुअली स्टार्ट इन 12 बजे नून को जो है वो इसको स्टार्ट किया जाता है। ड्यूरिंग दिस सेशन एमपी जो है वो रेज करते हैं क्या, अर्जेंट मैटर्स को जो है वो वहाँ पे रेज करते हैं उस समय, ठीक है। पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए जो अर्जेंट मैटर्स होते हैं उसको वहाँ पे रेज किया जाता है। जैसे सिंपल एग्जांपल्स में समझ सकते हैं, इफ़ देयर इज सडन रेलवे एक्सीडेंट, मान लो कि कोई रेलवे एक्सीडेंट जो है वो हुआ, अचानक से कोई रेलवे एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, तो प्राइस राइज इशूज़, वहाँ पे प्राइस राइज इशूज़ के लिए जो है ना वो क्या करते हैं, तो जीरो हावर के समय जो है उस मुद्दा को उठाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके देख लो। इट इज़ नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, जीरो हावर के बारे में जो है ना वो हमारे संविधान में मेंशन नहीं है, ध्यान रखना इन बात को। जीरो हावर हमारे संविधान में मेंशन नहीं गया, भले बुक में लिखा हुआ है लेकिन संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया, ठीक है। इट इज़ नॉट फॉर्मली मेंशन इन द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर, ये हमारे प्रोसीजर का रूल्स का मेंशन नहीं है, ठीक है। ये डेवलप किया गया, क्या किया गया, तो ये डेवलप किया गया है पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के द्वारा जो है ना वो डेवलप किया गया है। तो ये कब डेवलप किया गया से बताओ, ठीक है। इट इज़ यूज टू डिस्कस अर्जेंट इशूज़, ये डिस्कस करता है क्या, अर्जेंट इशूज़ को विदाउट प्रायर नोटिस, बिना कोई प्रायर नोटिस का, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंस्योर मोशन इज मूव टू, सेंस्योर मोशन जो है वो किस लिए मूव किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में देख लो, उसके बाद हम समझेंगे कि सेंस्योर मोशन क्या होता है, ठीक है। तो रिमूव द प्रेसिडेंट, क्रिटिसाइज स्पेसिफिक गवर्नमेंट पॉलिसीज, अमेंड कॉन्स्टिट्यूशंस, डिसॉल्व पार्लियामेंट्स। तो यहाँ पे समझो पहले कि सेंसर मोशंस क्या होता है, तो आपको समझ में बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस भी समझ में आएगा और इसका आंसर भी आप लोग दे दोगे, ठीक है। सेंसर मतलब जो सेंसर मोशन मतलब होता है कि गवर्नमेंट का जो है ना कोई पॉलिसी, गवर्नमेंट जो है कोई पॉलिसी बनाई, ठीक है, तो उसको क्रिटिसाइज करने के लिए जो है ना वो अपोजिशन जो है ना वो सेंसर मोशंस को इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है। सेंसर मोशन को इंट्रोड्यूस करती है गवर्नमेंट्स के कोई पॉलिसी के ऊपर जो है ना वो क्रिटिसाइज़ करने के लिए, ताकि ये हमारे अगर देश के पब्लिक इंपॉर्टेंस के ध्यान में ना रख कर हो ना तो उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए जो है वो क्या होता है, तो सेंसर मोशंस को इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे रिमूव द प्रेसिडेंट, तो क्या रिमूव करने के लिए होता है प्रेसिडेंट को, नहीं। क्रिटिसाइज स्पेसिफिक गवर्नमेंट पॉलिसीज, अभी हम बताएं ना कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करने के लिए क्या होता है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट के पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने के लिए सेंसर मोशंस को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। सेंसर मोशंस का मतलब होता है कि सरकार के किसी पॉलिसी या फैसले को जो है ना वो निंदा करना ही क्या कहलाता है, तो सेंसर मोशन कहलाता है। ये मोशन जो है ना लोकसभा में लाया जाता है, कहाँ पे, तो लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है। अगर हम आसान भाषा में समझे, अपोजिशंस को लगे कि गलत सरकार जो है वो गलत फैसला लिया है, तो
ये किसी पॉलिसी को देश को नुकसान हो सकता है, तो वहाँ पे जो है ना लोकसभा में क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोकसभा में सेंसर मोशंस को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ताकि सरकार को जो है ना वो आलोचना किया जा सके, ठीक है। और यहाँ पे समझ सकते हो कि एग्जांपल्स के रूप में द गवर्नमेंट इंक्रीजेज फ्यूल प्राइसेस शार्पली। मान लो कि गवर्नमेंट जो है वो शार्पली रूप से जो है ना वो क्या कि फ्यूल का प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर दी, तो वहाँ पे अपोजिशन पार्टी जो है ना वो बिलीव दिस डिसीजन इज़ रॉन्ग। अपोजिशन पार्टी सोचती है कि एक डिसीजन जो है वो क्या है, तो पब्लिक इंपॉर्टेंस को ना समझ करके वो सरकार जो है मनमाना तरीके से कर रही है, तो वहाँ पे क्या लाया जाता है, तो सेंसर मोशंस को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। दे में मूव टू सेंसर मोशंस, तो वहाँ पे सेंसर मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। वी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फ्यूल प्राइस पॉलिसी, देन डिसीजन टेक प्लेस इन द लोकसभा। तो यहाँ कहाँ पे डिसीजन लिया जाता है, तो लोकसभा में, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। द टर्म मनी बिल इज डिफाइंड अंडर, तो मनी बिल जो टर्म है ना वो डिफाइन किया गया है, तो किस आर्टिकल में मनी बिल के बारे में बताया गया है, तो इसके बारे में हम बहुत बार क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनी बिल के बारे में जो है वो आर्टिकल 110 में बताया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनी बिल के बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 110 में बताया गया है। आर्टिकल 110 जो है वो व्हाट काइंड ऑफ बिल, तो किस प्रकार का बिल जो है ना मनी बिल होगा, तो ये बताया गया हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 110 में, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखो, ये जो इंट्रोड्यूस किया जाता है, कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। मनी बिल को हमेशा कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो लोकसभा में। इसके लिए जो है ना वो रिक्वायर्स होता है प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जो है ना वो जरूरी होता है। इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी होता है, ठीक है। राज्यसभा जो है ना वो इस बिल के ऊपर जो है ना वो 14 दिन तक बोल सकती है ना कि इस बिल में चेंज होना चाहिए, इसके बारे में चेंज के बारे में जो है ना वो बात कर सकती है केवल 14 दिन तक, ठीक है। और फिर जो है वो स्पीकर जो है ना इसको फाइनल डिसाइड करता है कि ये बिल जो है ना मनी बिल है, ठीक है। स्पीकर डिसाइड करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है, तो कौन डिसाइड करता है, स्पीकर, ठीक है। तो थैंक यू, आज का लेक्चर इतना ही था। टेक केयर, बाय बाय।